नमस्कार दोस्तों। जिस जिस बंदे ने या जिस कंट्री ने भारत से लिया पंगा, मोदी जी उस चीज़ को भूल नहीं सकते। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, वहाँ पर अजरबैजान को बोल दिया कि भैया ये टेबल पे क्या कर रहा है जिहादी। उसको टेबल से बाहर निकाल कर बाहर पानी पिलाने के लिए हमने बिठा दिया, मिलने भी नहीं दिया किसी को। ये है पावर मोदी जी की। लेकिन आपने सोचा होगा कि यार अजरबैजान क्यों? वहाँ पर तो तुर्की भी बैठा था। कई लोगों ने बोला कि सर तुर्की बैठा है तो अजरबैजान को आपने टारगेट क्यों किया? यही तो जियो पॉलिटिक्स है। आपने मारना मारना हो हाथी को, उसके बच्चे को पकड़ लो, हाथी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। वही हाल किया है तुर्की का। यानी कि अब मोदी जी की सुई जो है ये तुर्की के ऊपर आ गई, जो अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है पूरे दुनिया का। और भारत में भी जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कई तो बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग हैं जो जाकर उसके हाथों को नहीं पैरों को चूम कर भी आए हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी। मुझे इन घटिया लोगों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुर्की को कंट्रोल करने के लिए आपने अजरबैजान पकड़ लिया, प्लस 2-3 हरकतें और हुई हैं। ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आप डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भारत में डी रेडिकलाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा। मैंने डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि एससीओ में किस तरह से हम डी रेडिकलाइजेशन की और टेरर फंडिंग के ऊपर, रोक के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सिंगापुर का पीएम भारत में आया तो उसके साथ हम किसी ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे, डी रेडिकलाइजेशन। क्योंकि सिंगापुर में इन कॉकरोचों की किडनियाँ निकाल ली जाती है चाइना की तरह, क्योंकि चाइना से सीखकर उन्होंने यहाँ पर सिंगापुर में इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि सिंगापुर भी वैसे ही दुखी था, क्योंकि वो भी दो बहुत बड़ी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसके साथ घिरा हुआ है। इंडोनेशिया उसके पास है और दूसरा मलेशिया। उन्होंने वहाँ पर भी किडनियाँ निकालनी शुरू कर दी है। अब ये भारत के अंदर आकर वो मोदी जी को बता रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक तो बात ये हो गई। और आपको याद होगा कि कई बार भारत में कई बड़े बड़े मंत्री हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करानी होती थी, वो सिंगापुर जाके करवाते थे। अब आपको समझ आएगा होगा कि सुषमा स्वराज भी सिंगापुर क्यों गई और बाकी के भी मंत्री वहीं क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आसानी से मिल जाती है हफ्ते भर में। अब इसके ऊपर आते हैं कि उधर तो हम किडनियाँ निकालने की ट्रेनिंग ले रहे हैं सिंगापुर से, चाइना में हमने पाकिस्तान से साइन करवा लिया है कुछ डॉक्यूमेंट्स, और इधर आपने अजरबैजान और तुर्की से आपने सिंह से सिंह जोड़ दिए हैं। अब आप देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है और इसके और इम्प्लीकेशंस क्या है। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। अब कुछ बचा है ये मेरे बोलने के बाद? हाँ, काफी कुछ बचा है। जय सिया राम। तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर के पाकिस्तान का साथ दिया और इसीलिए पाकिस्तान जानता था पहलगाम अटैक करेगा, भारत रिटेलिएट करेगा, और उस समय उनको इस बार डिसाइड कर लिया था उन्होंने कि उनको जवाब देना है भारत। तो ड्रोन्स वहां से आए, ट्रेनिंग वहां से मिली, जो कुछ भी इन्होंने करना था वो उस समय किया। जब भारत ने इस बात को इंटरनेशनल फोरम पे उठाया तो इसने अजरबैजान ने इसको बदले की कार्यवाही बताया, और बदले की कार्यवाही बता करके पाकिस्तान के साथ ये भाई साहब खड़े हो गए। इनका एक मानना था कि हम तुर्की के साथ हैं, तुर्की नेटो का मेंबर है और वो हमारा साथ दे रहा है, तो जो हमें नेटो का सपोर्ट मिल रहा है इसके कारण हम भारत को टैकल कर लेंगे। तो इन्होंने सीधे सीधे अलाइन कर लिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दैट इज पाकिस्तानी एक्शन से। अब भारत ने क्या किया कि इसको काउंटर किया। किस तरीके से कि पहले इनको एससीओ में ये आए, ये किनारे पे बैठे रहे, इनके वोटिंग अधिकार इन्होंने ले लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अजरबैजान ने अगली गलती क्या की, रशिया को कहा कि तुम्हारी वजह से हमको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हानि हो रही है, तो तुम हमको पैसे दो। एक तरफ मोदी जी से पंगा लिया, दूसरी तरफ इन्होंने पुतिन से पंगा ले लिया, और ये सोच रहे थे कि फिर ये चाइना के वरद हस्त के नीचे एससीओ समिट में आएंगे और वोटिंग अधिकार पा लेंगे। अब पुतिन और मोदी, इनसे तो अमेरिका घबरा रहा है। चलिए, तो अब इन्होंने जो है टाइजिन एससीओ समिट जो ये अभी हुआ, इसमें इनको वोटिंग अधिकार नहीं। अब दूसरा जो इससे पहले भारत कर चुका है अजरबैजान के साथ, वो ये है, इनके बगल में एक आर्मेनिया नाम का देश है जो हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब तुर्की और अजरबैजान मिलके आर्मेनिया को सप्रेस कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जा रहा है इससे हमको इकोनॉमिक फायदा तो एटलीस्ट हो जाए, अगर कुछ और नहीं मिल रहा। और ये इनकी एज ओल्ड तरीका है, पहले भी
जितने भी व्यापारिक मार्ग होते थे उनसे ये लोग हफ्ता वसूली करके लाते थे, कारण कोई काम तो करना नहीं है। तो अब उसका प्रोटेक्शन करना है, तो ब्रह्मोस, मेनाका ये सब अर्मेनिया को देने की बात हुई कि आप इस एम्यूनेशन को लेकर के सशक्त हो जाइए, तो आप इधर तुर्की का भी मुकाबला कर सकते हैं, उधर अजरबैजान का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो छोटी छोटी स्कफल्स जैसे भारत और पाकिस्तान में होती रहती ना, इधर से बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन हो गया, वैसे सीज फायर वायलेशन अर्मानिया और अजरबैजान के साथ होती रहती है। अब ऐसे में, और जनरली अजरबैजान करता है, तो ऐसे में जब इनको आ, अच्छे वेपन मिल जाएंगे तो अजरबैजान इस चीज से पीछे हटेगा और जो इंटेंशन है कि वो आर्मेनिया को परेशान करना छोड़ देगा। अब अगले स्टेप पे आते हैं, तुर्की और अजरबैजान यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की पार्ट है, सीओ समिट का वोटिंग राइट है, सब कुछ है, उसके हित सुरक्षित है। लेकिन अजरबैजान को हम किनारे कर दिया। अब अजरबैजान तुर्की से हेल्प मांगेगा कि भाई हमको भी वोटिंग चाहिए, तुर्की भी कोशिश करेगा कि ये वोटिंग राइट मिल जाए ताकि हमारा पल्ला +1 का हो जाए, और भारत ये कोशिश करेगा कि जितने ऐसे देश हैं उनके वोटिंग राइट खत्म हो जाए, वो साइड लाइन हो जाए और उनको निकाला जा सके। इससे पहले ब्रिक्स में आने की कोशिश की थी तुर्की ने, हमने उसकी ज्वाइनिंग ब्लॉक कर दी थी, तो हमने ये थोड़ा सा लेसन तुर्की को सिखाया। लेकिन जब हम मेडिटेरेनियन सी में आते हैं और हम आईमैक की सोचते हैं तो तुर्की इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? आईमैक को वो रास्ता भी दे सकता है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक भी कर सकता है। उसकी पोजीशन ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन है मेडिटेरेनियन में। इसलिए हमने जो कुछ भी किया वो तुर्की के विरोध में ज्यादा नहीं, तुर्की का एडवांटेज हम आईमैक में लेना चाहते हैं। इधर तुर्की पीओके का इशू उठा रहा था, तो हमने साइप्रस का इशू उठाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे लिए पीओके है वैसे तुर्की साइप्रस के लिए है। तुर्की साइप्रस को अपना हिस्सा मानता है, हमने साइप्रस की इंडिपेंडेंस की बात करनी शुरू कर दी। ऑफ लेटली एक चीज और हुई, जो इजराइल के ज्यूज हैं वो जा करके साइप्रस में अच्छे से सेटल हो रहे हैं। अब अगर ज्यू सेटलमेंट साइप्रस में हो जाता है, जिसकी लैंड कनेक्टिविटी तुर्की के कुछ एरिया से है, तो धीरे धीरे वहां पे आप देखिएगा कि तुर्की का प्रभाव कम हो जाएगा और इजराइल दो तरफ से तुर्की को काउंटर करने की पोजीशन में आ जाएगा। हमको मालूम है नेतन्याहू मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, राइट? तो इसका फायदा कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, आईमैक में भी मिलेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिट वगैरह में मिलेगा, और हाइफा पोर्ट अदानी हमारे बना ही रहे हैं। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि मेडिटेरेनियन के एरिया को सिक्योर कर रहे हैं। अभी हमने एक शिप भेजा है, नेवल शिप, जो इजिप्ट में जा करके उनकी नेवी को ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग एक दिन में तो होती नहीं, मतलब आपने अपना एक युद्ध पोत इजिप्ट के पोर्ट पर तैनात कर दिया कि भाई साहब आप सिखाइए, थोड़े दिन बाद कोई और एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर कोई एक्सरसाइज आएगी। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना, रोज नई चीजें आती हैं। फिर क्या होगा, जब इजिप्ट देखेगा कि इतनी अच्छी आपकी सारी चीजें हैं, कुछ खरीदेगा भी ना, एडवर्टाइजमेंट भी तो है। तो आपकी प्रेजेंस मेडिटेरेनियन के आसपास बढ़ती जा रही है, हाइफा पे बढ़ेगी, इजिप्ट के पोर्ट पे बढ़ेगी, आर्मेनिया के पोर्ट पे बढ़ेगी, और आप अपने, क्योंकि अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो आपके ट्रेड रूट आपको फल नहीं देंगे। आपके 2 ट्रेड रूट वहां से गुजर रहे हैं, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक आईमैक। इसमें 2 लोग प्रॉब्लम है, एक तुर्की, एक अजरबैजान। अजरबैजान को हमने पहली गोली मारने का निश्चय किया कि पहले इनको साइड में लेकर के वो कहते हैं ना, छोटे डॉन को पहले यूज साइलेंट कर लो, बड़े डॉन को हम बाद में देख लेंगे। तो अब ये सिलसिला आता है 2 मेगा पावर से पंगा लेकर के, अजरबैजान कितने दिन तक वहां पर टिक पाता है। जी सो मजरे जी, यानी कि तुर्की निशाना है। तुर्की के दो ही, एक दोस्त है एक दुश्मन है। हमने दुश्मन को आम करना शुरू कर दिया और जो दोस्त था उसको दिखा दिया कि तुम तो एक हमारे लिए जस्ट लाइक अ पेट। अब मैं यहाँ बार बार
स्ट्रीट डॉग की बात नहीं बोल सकता, क्योंकि वो रिजर्व्ड है पाकिस्तान के लिए। मैं ये हर एक के लिए उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो खुजली खाया हुआ वैसे भी वो स्ट्रीट डॉग है। अब अज़रबैजान को आपने जैसे ही साइडलाइन किया है, अच्छी तरह से बेइज्जती कराई है, आप सोच के देखिए तुर्की के ऊपर क्या बीत रही होगी कि हम एससीओ में दिखा रहे हैं उसको कि वी आर द बॉस, ब्रिक्स में तुम्हें एंटर नहीं होने दे रहे, साइप्रस को हम आर्म कर रहे हैं, अर्मेनिया को हमने आर्म कर दिया, यानी कि वो पाकिस्तान को आर्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने उसके आसपास दो बड़े दुश्मन तुर्की के उनको आर्म कर दिया। और तीसरा इजराइल के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जब अमेरिका में मोदी जी गए थे, उससे पहले वो साइप्रस की विज़िट भी करके आए हैं और बॉर्डर पे जाके भी आए, जहाँ पर उन्होंने इशारा किया था। आपको याद होगा, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। इस इशारे का मतलब क्या था कि भाई तुम्हें सिर्फ 3 पिनाका खरीदने हैं और 1 ब्राह्मोस, और तुर्की गया। तो आप समझ लीजिए, अब मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो मोदी जी ऑलरेडी मार्केटिंग कराए हैं, पिनाका की भी और ब्राह्मोस की भी। तो ये तो हो गया पूरा सीन कि यानी कि जो ये खलीफा बनने का जो ख्वाब था उर्दुगन का, लेकिन क्या हिस्टोरिकली भी तुर्की हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, या अभी अभी ये पागलपन शुरू हुआ है? और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जो कि बेसिकली तो विलन का काम ही करते हैं, लेकिन लोग उनको एक्टर बोलते हैं, वो वहाँ जाके उसके कदमों को चूम कर भी आते हैं, क्योंकि नया नया खलीफा बनने की बात बोलता है। क्या हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशंस तुर्की के साथ ऐसे ही थे, या अभी ऐसे खराब हुए हैं? हिस्टोरिकली भी खराब थे। ऑटोमन एम्पायर जो था वो तुर्की ही था। वो जब टूटा तो ये 54 देश बने हैं। अब वहां पर सारी चीजें चलती यहाँ से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर बहुत कमजोर हो गया, तो वहां पर एक कमाल अतातुर्क आए। उन्होंने खलीफा के खिलाफ आंदोलन किया और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम की एक पहल शुरू की, और इट वाज अ वेरी वेलकम मूव। लेकिन हमारे गांधी जी उन्होंने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। एक्चुअली वो खलीफा मूवमेंट था। तुर्की के खलीफा के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की है। तो ये चीज हम दंश उस समय भी झेल चुके हैं। इसको इन्होंने खिलाफत कहा और ये व्हाइट वॉश करने की कोशिश की कि दिस वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, बट इट वॉज नॉट, क्योंकि उसमें मुसलमानों ने ब्रिटिश एम्पायर के कमजोर ने जो ऑटोमन एम्पायर को कमजोर किया था, उसका बदला भारत की हिंदू जनता से लिया। तो ये तब भी था। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो पहला काम क्या करते हैं? वो पहला काम दोस्ती का करते हैं। तो कुछ साल पहले जब तुर्की में भूकंप आया था, तो हमने यहाँ से उनको मदद भी दी थी। हमने उनकी हर तरह से सहायता की रीबिल्ड करने में। उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने एनडीआरएफ की टीम भी भेजी, एंड उसका हमको जो एक टिपिकल रिएक्शन होता वही मिला कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी हथियार से, अपनी ट्रेनिंग से, सब चीजों से पाकिस्तान का साथ दिया। अब क्या है, मोदी जी के पास वो डिप्लोमेटिकल कंपल्शन खत्म हो गया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे तुर्की को ये एक्सपोज कर दिया कि जब आपको जरूरत होती है हम आपकी मदद करते हैं, और आप हमारे दुश्मनों का, प्रॉब्लम मॉन्गर्स का साथ दे करके हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। तो अब हम आपको अगर आइसोलेट करते हैं, के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, तो इट इज बट नेचुरल। तो तुर्की अब डिप्लोमेटिक वॉर, एक नैरेटिव की वॉर और एक पोजीशनिंग, ये हार चुका है। दूसरी चीज तुर्की ने यहाँ पर गलती ये की है कि वो नेटो का मेंबर है, लेकिन वो ब्रिक्स में आने की कोशिश कर रहा है। सबको मालूम है, जो भी मेंबर्स हैं, कि नेटो इज नॉन एक्सिस्टेंट आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इनका प्लान था कि हम यूक्रेन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ले लेंगे, लेकिन 3 साल ये लड़ाई चल गई और उनके वेपन, उनका पैसा, उनकी जो कुव्वत थी वो खत्म हो गई। अब नेटो इज मतलब ये कहते हैं मरा हुआ हाथी है, जिसको एक केवल एक शो है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सो तुर्की वांटेड टू ज्वाइन ब्रिक्स सो दैट उसको फायदा होता है। लेकिन मोदी जी ने तुर्की की जो ब्रिक्स ज्वाइनिंग की बिड थी वो खत्म कर दी। अजरबैजान को यहाँ पर ये ला रहा था कि ये तुर्की +1 हो जाए, इसके वोटिंग अधिकार खत्म कर दिए। तो धीरे धीरे हम इस देश को प्रेशर में ला रहे हैं ताकि ये सही एक्शन ले। और ये सबको मालूम है कि ये सही एक्शन लेने में
बिल्कुल असमर्थ है। ये और विंडिक्टिव होकर के सामने आएगा और तब हमें कुछ और करने का मौका मिल जाएगा। सो द थिंग इज कि छोटे छोटे ऐसे काम करो कि जो असंतुलित मानसिकता का व्यक्ति है वो एकदम से कुछ रिएक्ट करे, एंड दैट्स योर पॉइंट। तो स्लो प्रोवोकेशन चल रहा है जी। भाई आपने बोला एक वर्ड कि जिसका दिमाग का आपने बोला ना कि वो जो थोड़ा सा खराब हो, जिसका परमानेंटली खराब हो उसका इलाज कब करेंगे? जिसका टेम्पररी खराब हुआ है उसका तो इलाज आपने करना शुरू कर दिया तुर्की का, लेकिन भारत में भी कई लोग हैं जिनका परमानेंटली दिमाग खराब है। उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि अभी अभी चाइना जाके आए हैं, एक फाइल भी साथ में लेकर आए थे। आई होप आई विश कि 2008 की जो वही बेशर्मी वाला जो एग्रीमेंट था राहुल गंदगी का, वो फाइल मोदी जी के हाथ में आ गई हो। और अगर वो आ गई हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा एक बॉम्बशेल बनने वाला है, क्योंकि चाइना की इस वक्त ज़रूरत है भारत के साथ हाथ जोड़ने का। अज़रबैजान को वहाँ पर इनवाइट किया और मोदी जी के कहने पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए। आप समझ सकते हैं कि हाउ सीरियस दे आर ऑफ क्रिएटिंग देयर रिलेशन या रिक्रिएटिंग देयर रिलेशन विद अस ऑन अ पॉजिटिव नोट, नॉट ऑन अ नेगेटिव नोट। आपने आज मोहम्मद गांधी की बात करी, मोहम्मद नेहरू के भी गलतियां थी जिसके कारण हमें आज तक एक दुश्मनी पाल के रखी हुई है हमने चाइना के साथ, और उन्होंने हमारे साथ मोहम्मद नेहरू के कारण। तो ये जो दो मोहम्मद थे जो कि हिंदू बनने का नाटक करते रहे और यहाँ पर तुर्की की सपोर्ट करते रहे खिलाफत मूवमेंट के नाम पर और बाकी सब कुछ, उसका प्राइस आज मोदी जी रिवर्स कर रहे हैं। और ये एक अच्छी न्यूज़ है। मंजरी जी, मज़ा आ गया, ये पूरी डिटेल दी है आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनालिसिस। लोग बहुत लाइक करते हैं चीज़ों को। एंड दोस्तों, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब बोलना पड़ रहा है कि भैया हिंदुओं, आपको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सनातनियों, आपको बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप करते रहते हो, लेकिन हिंदुओं को फॉरवर्ड करते रहा करो, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इससे जो है थोड़ी सी रीच बढ़ती है। एंड रीच बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि ये आवाज़ें, बहुत लोग हैं जो अब दबाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी डू दोज एनालिसिस विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी। हम कभी नहीं बोलते कि हम जी पाकिस्तान की आर्मी में घुस रहे हैं, हम वाइट हाउस में घुस गए, हम अब अर्दुगान के पता नहीं कहाँ घुस गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। वी डोंट सी दोज थिंग्स, और उसके लिए भी मांगते नहीं हैं। हम खुद अपनी रिसर्च करते हैं, खुद एनालिसिस लेकर आपके सामने आते हैं, और इन चीज़ों के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ देशभक्ति चाहिए। देशभक्ति के लिए पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे वही मांगता है जिसको पैसे लेने की आदत हो। वो कहता है यार वहाँ से भी मिल रहा है, तुमसे भी ले लूँगा तो क्या दिक्कत है। हम उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, नॉट फॉर मनी, बाय गिविंग योर आइडियाज़। मेरा ईमेल आईडी है गिव योर आइडियाज़। आप में से बहुत लोग हैं जो हमें आइडियाज़ भेजते हैं अपने, एंड वी ट्राई टू कवर दैम ऑल्सो इन आर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, एंड वील कीप ऑन updating you with the latest things. Thank you, Vaidya ji. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. जय हिंद, वंदे मातरम।